आज जो ये हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ किया है उसमें आप सभी को एक्साइज डिपार्टमेंट की ओर से आपका स्वागत है। आप सभी को नमस्कार, जोहार। आप सभी अवगत हैं कि पिछले महीने 1 मई को हम लोगों ने नई उत्पाद नीति के कार्यान्वयन जो वस्तु स्थिति है वो सभी आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने के लिए हम लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। पिछले 1 महीने में उत्पाद विभाग के सारे अधिकारियों सारे प्रयास किया है। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको हम लोग डिफरेंट स्टेजेस में स्ट्रक्चर करेंगे। सबसे पहले आपको हम लोग बताना चाहेंगे कि उत्पाद नीति जो है उसमें क्या उसकी जो प्रमुख जो विशेषताएं हैं वो क्या है। तो थी वो उस तरह से राजस्व नहीं दे रही थी जिस तरह से की अपेक्षा थी सरकार को। तो हम लोगों ने पूरे ही प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन करने की कार्रवाई प्रारंभ की और मंत्रिपरिषद की अनुमति के बाद 31 मार्च 2022 को हम लोगों ने संकल्प की बात कही गई थी। एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क था क्योंकि इतने बड़े सिस्टम में 1 महीने के अंदर सारी तैयारियां करना बहुत डिफ़िकल्ट था, परंतु हम लोगों ने, हमारे विभाग के पदाधिकारियों कर्मचारियों ने दिन रात एक करके उसमें कार्य किया और हम लोगों ने उसको 1 तारीख को हम लोग उसको लागू करने में सफल हो सके। तो आमूलचूल परिवर्तन जो किया गया उसके अंतर्गत हम लोगों ने किया और जो अधिनियम है उसमें संशोधन प्रक्रियाधीन है। सबसे पहले हम लोगों ने थोक बिक्री की नीति नई बनाई, खुदरा बिक्री की नीति नई बनाई, जो बार होते हैं उनके संचालन की नई नीति बनाई और जो हमारा देशी शराब होता है, जो कंट्री लिकर होता है, उसकी नीति में जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स थे उसमें हम लोगों ने संशोधन किया। इन सो दैट कि किसी एक संस्था या किसी एक व्यक्ति या किसी एक समूह का विशेषाधिकार नहीं रह सके इस पूरी प्रणाली में। तो हम लोगों ने होलसेलर्स, जो दुकानों में सिक्योरिटी गार्ड होंगे, उसके अलग एजेंसी हम लोगों ने बहाल की। जो ऑडिट करेगा इन दुकान बिक्री हो रहा है नहीं हो रहा है, दुकान से रिटेल दुकान तक, और जो मैन्युफैक्चरर से जो होलसेलर के हमारे गोदाम हैं वहाँ तक जो मदिरा का जो ट्रांसपोर्टेशन होगा, जो परिवहन होगा, उसके लिए अलग एजेंसीज हम लोगों ने बहाल की। उसके लिए हम लोगों ने चीज़ के लिए कौन सी एजेंसी किया। पिछली बार जब ऐसी नीति लागू की गई थी 2017-18 में, तो ये सारी चीज़ें एक एजेंसी कर रही थी, प्लेसमेंट एजेंसी के ही मोस्टली जिम्मे था, जिसके कारण ये नीति अपना जो होगा कि जो व्यक्ति होलसेलर है वही मेन जो मैन्युफैक्चरर है उससे अपने गोदाम में लाएगा और अपने गोदाम से रिटेलर को देगा। तो इसमें लीकेज की संभावना हो सकती है, परंतु हम लोगों ने अलग अलग एजेंसी रखा। उसी प्रकार से कैश कलेक्शन, भाई जो प्लेसमेंट एजेंसी है उसके लोग वहाँ पे कैश कलेक्ट कर रहे हैं बेचकर, तो वो नहीं ले जाएगा, वो लाके हम बहुत ही पारदर्शी व्यवस्था हम लोगों ने खड़ा कर किया है, प्रयास किया है और अभी काफ़ी हद तक खड़ा हो गया है। एक बहुत बड़ा परिवर्तन उद्देश्यजनक लग रहा है और हमें उम्मीद है कि अगर ऐसा ही रिजल्ट आता रहा तो ये काफ़ी सरकार के रेवेन्यू के लिए उत्साहवर्धक रहेगा। दूसरा, ये तो हो गया चेक्स एंड बैलेंस। पहला हमने बताया नीतियों के बारे में, दूसरा चेक्स एंड बैलेंस। तीसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट परिवर्तन हम लोगों ने इस बार की नीति में किया
कि जब पिछली बार इस तरह का सिस्टम लागू किया गया था तो सेल पर गवर्नमेंट को रेवेन्यू देने का प्रावधान था। इस बार हम लोगों ने ये प्रावधान उठाव पर रखा है, अर्थात गवर्नमेंट का रेवेन्यू हमारा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। किसी भी अन्य एजेंसी को उसका जो भी लागत है वो हम उसको बाद में देंगे, सबसे पहले सरकार का राजस्व सरकार को देंगे, उसके बाद ही कोई भी अलग दूसरा भुगतान किया जाए। चौथा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है ट्रैक एंड ट्रेस का। ट्रैक एंड ट्रेस अर्थात जिस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में सामान बन रहा है वहाँ से वो वहीं पे हम लोग उसको ऑनलाइन जनरेटेड होलोग्राम देंगे जो QR कोड का स्कैनिंग जिसमें हो सकता है, और उसके बैच को ट्रेस हम लोग रिटेल शॉप तक कर सकते हैं। कोई व्यक्ति जो खरीद रहा है वो भी देख सकता है कि वो किस बैच का वो माल है, कितना उसका प्राइसिंग है। तो ये 4 महत्वपूर्ण परिवर्तन या जो प्रावधान है हम लोगों ने इस नई नीति में किए हैं। अभी 1 महीने हुए हैं हम लोग को इम्प्लीमेंट करने में। प्रारंभ में हम लोग पहला 2 दिन 1 मई और 2 मई को दुकानें प्रारंभ नहीं कर सके। धीमे धीमे हम लोगों ने दुकानों की संख्या बढ़ानी शुरू की और आज के दिन में हम लोग 1434 कुल 1434 दुकानें हमारी कार्यरत हैं। जहाँ तक ट्रैक एंड ट्रेस का है तो ट्रैक एंड ट्रेस में कई जगहों पर इसकी व्यवस्था करनी थी। सबसे पहले तो जो बॉटलिंग प्लांट्स हैं उनमें ये सिस्टम लागू करना था, फिर होलसेलर्स के यहाँ हम लोगों को करना था, फिर JSPCL को रिटेल शॉप्स में ये व्यवस्थाएं स्कैनर्स वगैरह देने थी। तो इन सब चीज़ों में 1 महीने में अभी हम लोगों ने यह सुनिश्चित कर लिया है, करीब 49 दुकानों में हम लोगों ने सिस्टम को पायलट पर रन कर लिया कि हाँ ये सिस्टम हमारा अच्छे से रन कर रहा है। और आज से जून के 1 जून से हम लोग 5 जिलों में इसको फुल फ्लेज्ड लागू कर रहे हैं और अगले 1 महीने के अंदर हम लोग इसको पूरे राज्य में लागू कर देंगे। तो ये तो थी हमारी व्यवस्था की जो विशेषताएं हैं। अब इस व्यवस्था में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, कोई भी नीति हम लोग बनाते हैं तो राज्य हित, जनहित एवं राजस्व हित में बनाते हैं। हम लोग का विभाग जो है राजस्व संग्रहण का विभाग है, तो सबसे प्रमुख हमारा राजस्व संग्रहण ही इम्पॉर्टेंट है। तो अभी पिछले 1 महीने का यदि हम लोग बात करें तो मई महीने में ऑल्दो हम लोग फर्स्ट 2 दिन नहीं खोल पाए थे दुकानें और बाद में भी धीमे धीमे दुकानें खुलनी शुरू हुई। हमारे कंट्री लिकर की समस्याएं प्रारंभ में हुई बिकॉज कोई भी जो लोकल कंट्री लिकर जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थे, किसी ने भी जो हमारे जो प्रावधान थे ग्लास बॉटल का उसको और जो स्ट्रेंथ को बढ़ाया गया था उसके अनुसार से उनकी तैयारी नहीं हो पाई थी। हम लोगों ने उनको पूरा महीना दिया था अप्रैल का। तो हम लोग को प्रारंभ में कंट्री लिकर की भी समस्याएं आई और बियर, ये गर्मी में 2 साल पहले भी ये बियर की समस्या आई थी, इस बार भी हम लोगों को बियर की समस्या आई है, जो कि हमको लगता है कि आने वाले दिनों में विदिन ए वीक 10 डेज ये समस्या समाप्त हो जाएगी। परंतु पर इन सभी लिमिटेशंस के बावजूद मुझे आपसे ये बात शेयर करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मई महीने में हम लोगों को 188 करोड़ उत्पाद राजस्व की प्राप्ति हुई है और जिसमें से 183 करोड़ JSPCL ने राज्य सरकार के खाते में अर्थात ट्रेजरी में जमा भी कर दिया है। इसको यदि हम कंपैरेटिव बात करें तो ये झारखंड बनने के बाद आज तक का सबसे अधिक राजस्व संग्रहण का आंकड़ा है। आज तक किसी भी महीने में 15 नवंबर 2000 के बाद किसी भी एक महीने में इतना अधिक एक्साइज से रेवेन्यू राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुआ था। अभी तक का मैक्सिमम रेवेन्यू था फरवरी 2021 पिछले साल का, जो करीब 166 करोड़ रुपए था। आज हम लोग पहले महीने में इतने सारे लिमिटेशन के बावजूद भी अभी तक का जो रिकॉर्ड था उससे 22 करोड़ अधिक रेवेन्यू सरकार को देने जा रहे हैं। इसको यदि आप कंपैरेटिव
करेंगे तो जो नीतियां हम लोग अक्सर बदलते रहे हैं यहाँ पे, 2017 में जो नीति आई थी ऑलमोस्ट ऐसी ही नीति थी, परंतु हम लोगों ने उनसे सब उसके फेलियर से सबक लेके काफ़ी सारी चीज़ें जो चेंज की, जो आपको बताया मैंने अभी। तो अगस्त 2017 में जब पॉलिसी चेंज हुआ था और जो पहला महीना था, तो उस महीने में आप में से कोई गेस कर सकता है कितना रेवेन्यू आया था? मात्र 23 करोड़ रुपए। फर्स्ट मंथ हमेशा डिफिकल्ट होता है। मात्र 23 करोड़ रुपए आया था अगस्त 2017 में जब नीति बदली गई थी। तो अप्रैल 2019 में फिर से नीति बदली गई, जिस नीति को बदलकर हम लोगों ने ये नया नीति लाया है। तो अप्रैल 2019 में भी जो फर्स्ट मंथ था उसमें 152 करोड़ रुपए आए थे। इस बार उससे 36 करोड़ रुपए अधिक है। 25% से भी अधिक रेवेन्यू हम लोग सरकार को दे रहे हैं। एक प्रश्न उठाया गया था जब हम लोग इसको लागू कर रहे थे कि इतना जल्दी क्या है, क्यों इतनी जल्दीबाजी में लागू किया जा रहा है, क्यों नहीं थोड़ा इंतज़ार करके और चीज़ों को ठीक किया जा रहा है। तो हम लोगों ने का जो आकलन था कि जब 31 मार्च को संकल्प निर्गत हो गया, तो जितने महीने हम लोग विलंब करेंगे उतने महीने सरकार को राजस्व का घाटा होता रहेगा। हम लोग का आकलन था, विभाग का आकलन था कि 40 से 50 करोड़ रुपए का घाटा होगा अगर हम पुराने सिस्टम को कंटिन्यू करते रहेंगे, एक बार नया सिस्टम का संकल्प निर्गत हो गया तो। मुझे आपको बताते हुए आश्चर्य हो रहा है कि ये हमारा आकलन जो था बहुत कम था। अप्रैल जो पिछला महीना था, जो लास्ट मंथ था पुराने सिस्टम का, अप्रैल महीने में राज्य सरकार को मात्र 109 करोड़ रुपए ही राजस्व प्राप्ति हुई और मई में 188 करोड़। इसलिए हम लोग को जल्दीबाजी थी ताकि राज्य सरकार को हम अधिक से अधिक राजस्व दे सकें। जितना हम विलंब करते, प्रत्येक महीने हमको करीब करीब 80 करोड़ का घाटा होता राज्य सरकार को। अभी का 188 करोड़ है, अप्रैल में 109 करोड़ राजस्व संग्रहण हुआ था। अप्रैल से एक माह पहले जाते हैं हम लोग मार्च में, तो मार्च में भी 156 करोड़ हुआ था। तो राजस्व हित में हम लोगों ने दिन रात एक करके हम लोग इस सिस्टम को लागू किए। और ऑब्वियसली कुछ खामियां, जो टीथिंग प्रॉब्लम्स बोलते हैं हम लोग, टीथिंग प्रॉब्लम्स रहते हैं किसी भी सिस्टम में। मुझे याद है जब अगस्त 2017 में ये ऐसा सिस्टम लागू किया गया था तो पुलिस बल खड़ा करना पड़ा था। आप लोग को भी याद होगा, दुकानों में पुलिस का सहयोग लेना पड़ा था। हम लोगों ने एक महीने में, जबकि उस वक्त 2-3 महीने उन्होंने तैयारी करी थी, हम लोग एक महीने के अंदर, थैंक्स टू अवर ऑफिसर्स, एक्साइज कमिश्नर, हमारे डिप्टी कमिश्नर एक्साइज, जॉइंट कमिश्नर एक्साइज, हमारे GSBCL के पदाधिकारी कर्मीगण और जो एजेंसीज नहीं आई हैं उन्होंने भी काफ़ी मेहनत किया है। डेफिनेटली उनको शुरू में समस्या आई, बाहर की एजेंसीज थी मैक्सिमम, उनको थोड़ी बहुत समस्या आई। उनको जो मैन्युफैक्चरर से जो कोऑर्डिनेशन बनाना था उसमें थोड़ा समय लगा। दुकानों को खोलने में, बिकॉज 31 अप्रैल तक पुरानी दुकानें चल रही थी और करीब करीब 80% नई दुकानें उन्हीं जगह में शुरू करना था। तो उन दुकानों को नए तरीके से सुसज्जित करने में थोड़ा समय लगा। परंतु मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको बताते हुए कि हम लोगों का जो मेहनत था पिछले 1-2 महीने का, 1 अप्रैल से लेके 31 मई तक, 1 महीना लागू करने की तैयारी करने में और अगला 1 महीना लागू करने में, उसका एक प्रतिफल है कि आज हम लोग राज्य सरकार को सिस्टम को प्रारंभ करते के साथ ही झारखंड बनने के बाद का रिकॉर्ड रेवेन्यू देने जा रहे हैं। और मुझे आशाहित करने में थोड़ा समय लगा। एक पहले 5 जिले का बता देते हैं।
जो जिले में सबसे ज़्यादा राजस्व आए हैं उसका आंकड़ा। नहीं 5 जिले जहाँ पे ट्रैक एंड ट्रेस। अच्छा, ट्रैक एंड ट्रेस जो अभी आज से स्टार्ट होगा, रांची, जमशेदपुर, सरायकेला, धनबाद और बोकारो, ये 5 जिले में हम लोग आज से उस जिले के सभी जो विदेशी शराब की दुकान और कंपोजिट दुकानों में उसको हम लोग कर रहे हैं। इसमें देखिए जो हम लोगों ने नीति बनाई है उसमें नीति यह है कि डीसी के हम लोगों ने इसमें काफ़ी अधिकार जिलों के उपायुक्तों को दिया हुआ है। तो जैसे ये हम लोगों ने मैन पावर एजेंसी को अधिकार नहीं दिया है कि वो किसी को भी चुन ले ताकि शिकवे शिकायत का मौका मिले। तो जिले में एक कमेटी बना दी गई, उस कमेटी ने लोगों को स्क्रीन कर लिया। तो शुरू में वो लोग इनफैक्ट अगर 300 या 300 ही कर रहे थे तो हमने सभी डीसीज को बोला एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कि आप कम से कम 1.5 गुना दे दीजिए, सो दैट कि एक उनको फ्रीडम रहे प्लेसमेंट एजेंसी को कि मान लिए क्योंकि अल्टीमेटली सेल उनको कराना है, उनका पैसा फंसा हुआ है, बैंक गारंटी हम उनका जब्त करेंगे, तो उनके ऊपर काफ़ी दरमदार है। तो हम लोगों ने बोला कि अगर 300 आदमी अगर आपको देने हैं वहाँ पे तो आप 450 लोगों का लिस्ट भेजिए, उसमें से वो 300 चुन लेंगे। अगर किसी प्लेसमेंट एजेंसी को लगता है कि उनको और लोगों का नाम चाहिए तो वो संबंधित उपायुक्त से संपर्क करके वो एक फिर से कमेटी बैठ जाएगी। और ये सतत प्रक्रिया है, ये लोग आएंगे, लोग छोड़ेंगे, नौकरी छोड़ते हैं, आप भी कई जगह छोड़े होंगे, आप पहले किसी और टीवी में थे, आज किसी और टीवी में है ना। तो एक मिनट का जवाब दे देते हैं। तो इसलिए एक सतत प्रक्रिया है, डीसी की कमेटी फिर बैठेगी, डीसी के ने जो कमेटी बनाई है अपर समाहर्ता या एसडीओ की अध्यक्षता में बनाई हुई या डीडीसी कहीं कहीं है, वो कमेटी फिर से नियोजनालय से नाम लेंगे, वो नाम को स्क्रीन करके भेज देंगे और फिर से नए लोग आ जाएंगे। परंतु नियोजनालय का इसलिए रखा गया है ताकि ये एक देखिए, इस बार हम लोग हर चीज़ बहुत सिस्टमेटिक करना चाह रहे थे। सिस्टम काम करता है, इंडिविजुअल हम और आप नहीं करते हैं। अगर सिस्टम अच्छा रहेगा तो हम रहेंगे, नहीं रहेंगे, कमिश्नर साहब रहेंगे, नहीं रहेंगे, रेवेन्यू आता रहेगा। अगर आप सिस्टम अच्छा बना के नहीं देंगे तो हमारे जाने के बाद शायद वो फ्लॉप कर जाए। तो वैसा हम लोग नहीं चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि आने वाले दिनों में भी एक बार कोई भी सचिव रहे, कोई भी आयुक्त रहे, सिस्टम काम करना चाहिए। देखिए, अब क्या बोलते हैं ना, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। तो आप ऐसे चीज़ की चर्चा कर रहे हैं जिसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। आप खुद ही बोल रहे हैं 2017-18 का मामला है। मैंने आई थिंक मई 2020 में प्रभार लिया है। आपने इस मामले को उठाया है, अभी मुझे इसके बारे में एब्सोल्युटली ज़ीरो जानकारी है। थैंक यू फॉर हमारे संज्ञान में लाने के लिए। हम लोग इसमें जांच करेंगे और जांच के उपरांत जो भी कार्रवाई होगी वो हम लोग करेंगे। ये विभाग किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं है, ना किसी पर्टिकुलर एजेंसी के लिए। नहीं, बिल्कुल बताइए।
कौन सा, कौन से ब्रांड का? अभी सस्ती भी मिल रही है, क्वालिटी भी मिल रहा है, ठंडा भी मिल रहा है और बढ़िया प्रोडक्ट भी मिल रहा है। हमारे यहाँ जो है या तो आइटम गरम कीजिए। अब हम जवाब दे देते हैं। देखिए, बियर के मामले में हम लोग एक कंज्यूमर स्टेट हैं, अर्थात हमारे यहाँ हम लोग इंपोर्ट करते हैं। हमारे राज्य में बियर की प्रोडक्शन बहुत कम है। अभी जब गर्मी है तो जैसे आप शौकीन हैं, वैसे ही पूरे स्टेट कंट्री में बहुत जगह लोग बियर के शौकीन होंगे। और जहाँ तक मुझे बताया गया है कि अभी दूसरे राज्य में से एक्सपोर्ट को अभी अलाउ नहीं किया जा रहा है, बिकॉज वहाँ ही उनका जो कंजम्पशन है और जो प्रोडक्शन है उसमें मिसमैच है। मतलब अगर कोई यूपी में फैक्ट्री है, अगर वो 100 बोतल बना रहा है तो वहाँ ही डिमांड वहाँ पे 120 बोतल का है, तो वहाँ से लोग उसको किसी दूसरे राज्य में भेजने नहीं दे रहे हैं। तो ये तात्कालिक समस्या है। अभी हम लोग दूसरे पहलू में भी लगे हुए हैं। अभी एक बोकारो में एक ब्रूवरी चालू होने वाला है और उसका पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का क्या बोलते हैं उसको, सीटीओ और सीटी पेंडिंग था। तो हमने चेयरमैन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से बात करके उसका सीटीओ कल ही कराया है। आई थिंक 8-10 दिन में उसका सीटी भी हो जाएगा, तो वो प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा। इसलिए मैंने बोला कि 8-10 दिन में बियर की समस्या समाप्त हो जाएगी। और वो काफ़ी, उसकी कैपेसिटी अधिक है और वो किंगफिशर नहीं बनाता, कोई और बियर बनाता है, तो आपको दूसरा ब्रांड भी मिल जाएगा। तो इसलिए ये तात्कालिक है और ये हर साल गर्मी में हमारे स्टेट में ये प्रॉब्लम आता है, क्योंकि हमारे यहाँ बियर का प्रोडक्शन कम है और हम लोग इम्पोर्ट करते हैं। और इम्पोर्ट अभी कैसे, जब देश में गेहूं की कमी हुई तो भारत सरकार ने गेहूं का एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया। तो जहां जो स्टेट, जो देश भारत के गेहूं के इंपोर्ट पे डिपेंडेंट थे, वहां तो कमी हो जाएगी ना। तो वही मामला यहाँ भी है। क्योंकि अगर हमारे यहाँ कोई इंडस्ट्री होता तो हम उसको पे चाबुक लगा सकते हैं कि भाई तुम पहले मेरा दोगे फिर एक्सपोर्ट करोगे। तो वही दिक्कत हो रहा है। दूसरा जो दिक्कत हुआ है कि चूँकि हम लोग 1 अप्रैल से पहले हम लोग प्लान किए थे और हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, हम लोग 1 मई से किए। वो अप्रैल महीने में जितने भी हमारे सप्लायर्स थे, जो डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर, उन्होंने ऑलमोस्ट रोक दिया था चीज़ों को भेजना। जिसके कारण जब हम लोग 1 मई को शुरू किए तो न केवल हमारा गोदाम बल्कि मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर का गोदाम भी खाली था। तो उसको भरने में थोड़ा हम लोग को समय लग रहा है। बी हैव सम पेशेंस, हम लोग को थोड़ा सा और समय दीजिए, ये प्रॉब्लम भी समाप्त हो जाएगा। बताओ भाई कौन सा करना। दुकानों पे डिजिटल पेमेंट के लिए फिलहाल हम लोगों ने एक बैंक को आदेश दे दिया है, बिकॉज बैंक को उसके लिए आईटी एप्लीकेशंस बनाने होते हैं। तो जो भी प्रमुख शहरी क्षेत्र के दुकानें हैं वहाँ पे डिजिटल पेमेंट का कार्य प्रारंभ हो गया है। हर एक दिन ये दुकानों की संख्या बढ़ रही है। तो आपको चाहे रांची हो, जमशेदपुर हो, पीएनबी ने कंसेंट दे दिया है। अभी हम लोग बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई और एसबीआई के साथ भी बात कर रहे हैं, जैसे उनका एप्लीकेशन रेडी होता है। बिकॉज इसमें समस्या ये होती है कि पॉस मशीन के साथ मुझे डेली का आंकड़ा भी चाहिए। जब कैश कलेक्शन एजेंसी जाएगी तो उसे हिसाब देना पड़ेगा कि अगर वो 100 रुपया दे रहे हैं तो 20 रुपया उनका डिजिटल पेमेंट से हुआ है, तो टोटल आज का सेल 120 हुआ है। तो ये सिस्टम डेवलप होने में समय लगी थी। पीएनबी ने ये काम कर लिया है, उनको ये आदेश दे दिया गया है। अन्य भी 3-4 बैंकों से हम लोग बात कर रहे हैं। नहीं, मार्च अप्रैल में 109 प्रोजेक्शन नहीं है 183 करोड़ ऑलरेडी ट्रेजरी में जमा कर चुके हैं। यस, 32। तो आप एक बताएंगे कि ये हाउ डिड यू मेक दिस पॉसिबल, राइट? क्योंकि बहुत सारे प्रीमियम ब्रांड्स तो मिल नहीं रहे अभी, बहुत सारे प्रीमियम ब्रांड्स है नहीं, दूसरा ब्रांड है, बियर की कमी है। सो हाउ इज दिस पॉसिबल? मतलब 22-26 करोड़ का जो प्रोजेक्शन मतलब दो दिखा आप तो क्योंकि अभी हम लोगों ने, जो हमने आपको बताया कि नीति में जो हम लोगों ने परिवर्तन किया है कि हम लोग पहले सेल पे रेवेन्यू लेते थे, अब हम लोग लिफ्टिंग पे रेवेन्यू ले रहे हैं। दैट इज वाई दिस इज देयर।
सर जो कंसाइनमेंट गोडाउन से लेके उस पर थोड़ा सा बता दीजिए। इसमें जस्ट एक मैं पॉइंट ऐड कर दूंगा। ये जो नई पॉलिसी में है, प्रत्येक माह में जो होलसेलर को न्यूनतम स्टॉक संधारित करना है, वो हम लोगों ने प्री कोविड का जो ईयर था 2019-20 के हिसाब से उनको जो मई माह का उनको दिया था, उसका मैं आंकड़ा बता देता हूँ, दैट विल मेक सेंस टू यू। जो FMFL में उनको जो मिनिमम स्टॉक संधारित करना था, उससे 4 गुना अधिक, 436% अधिक का लिकर अवेलेबल हुआ, लिफ्टिंग हुआ, दुकान में पहुंचा। IMFL में जो टारगेट था 2019-20 में जो सेल हुआ था, उससे 15% अधिक करते हुए हम लोगों ने फिक्स किया था, उसमें 136% का उठाव हुआ। बियर, जो बातें आपने भी बताया और जो फीडबैक हम लोग को भी है, जिसके लिए निरंतर हम लोग प्रयासरत हैं, उसमें जो मिनिमम बैलेंस फिक्स किया गया था, उसमें केवल 17% का ही लिफ्टिंग हुआ है। और जो कंट्री लिकर है, उसमें जो मिनिमम बैलेंस फिक्स किया गया था, टोटल 21 करोड़ का 21% का लिफ्टिंग है। तो IMFL और FMFL में ये लिफ्टिंग 7% से अधिक है, और कंट्री लिकर और बियर में ये लिफ्टिंग 20% के अराउंड है। तो ये जो टोटल जो आंकड़े हैं, इसके आधार पे जो ड्यूटी पे हुई है, वो आंकड़ा आपको 188 करोड़ बताया गया। सर टारगेट क्या है? पूरे साल, हाँ, पूरे साल का टारगेट 2300 करोड़। पूरे साल का हम लोग का टारगेट 2300 करोड़ है, और उसको अगर आप 2300 करोड़ को अगर 12 से भागा देंगे तो वही 180-190 करोड़ हो रहा है पर मंथ। लास्ट ईयर कलेक्शन 1800 करोड़ था। एक सवाल है, आपने बोला कि वो POS का पंजाब नेशनल बैंक ने कर दिया है, क्या आप एक डेटा दे सकते हैं कि उस रांची में कहाँ स्टार्ट हुआ है? ठीक है, मैं आपको शेयर कर देता हूँ। दैट डेटा इज नॉट अवेलेबल एट प्रेजेंट, दैट आई विल सर शेयर। आपने बोला कि स्टार्ट कर दिया, हाँ, स्टार्ट नहीं है। अभी नहीं है अवेलेबल, आपको ईमेल कर दिया जाएगा। ऑफिस में अवेलेबल है, स्टेबल पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अभी आपको हम लोग सब कुछ डिटेल, अभी जो दे रहे हैं आपको कागज, वो हम इसमें सब डिटेल दे रहे हैं आपको हम कौन सिक्योरिटी गार्ड में है, कौन प्लेसमेंट एजेंसी में है, कौन ऑडिट में है, कौन इंश्योरेंस में है, कौन ट्रांसपोर्ट में है, कौन होलसेलर में है, सारा डिटेल आपको दे देंगे। आप लोग ले लीजिएगा। हम लोग बोले ना, व्यक्ति विशेष की हम लोग बात नहीं करते हैं, ना हम लोग किसी संस्था विशेष की बात करते हैं, हम लोग प्रणाली और सिस्टम की बात करते हैं। शिकायत वाला तो टोल फ्री नंबर है ना हम लोग का। जी हाँ, जो कंट्रोल रूम के 2 व्हाट्सएप नंबर हैं, वो आप जो भी दुकान के बोर्ड हैं, उसमें भी वो दोनों मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, और उसके अतिरिक्त टोल फ्री नंबर भी है। आप चाहें तो मैं नंबर फिर से एक बार बोल देता टोल फ्री हूँ नंबर आपकी शेयर कर जानकारी के लिए। जो कंट्रोल रूम का व्हाट्सएप नंबर है 6200482331, और दूसरा व्हाट्सएप नंबर है 6200459412। ये सारे नंबर अभी कार्यरत हैं, और इस पे डेली बेसिस पे शिकायतें भी आती है, और डेली बेसिस पे उसकी समीक्षा करके उसका कार्रवाई भी की जाती है। ओवर प्राइसिंग से रिलेटेड कई शिकायत कंट्रोल रूम के माध्यम से, अन्य माध्यम से भी आई है, और इस पे कई एक जिलों में हमारे जिला के जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स हैं, एक्साइज सुपरिटेंडेंट है या फिर प्लेसमेंट एजेंसी है, उनके द्वारा कई एक जो शॉप इंचार्ज है, उनको डिसमिसल भी किया गया है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी और इस सरकार में, जब से सरकार बनी है, बढ़िया दारू बेचने वाली महिलाओं के पुनर्वास की व्यवस्था की गई है, और जहां तक हमें स्मरण है, अभी तक करीब 25 से 30 हज़ार ऐसी महिलाओं को पुनर्वासित भी किया गया है। और जी हाँ, फूलो जानो आशीर्वाद अभियान योजना जो है उसके अंतर्गत, और परंपरागत जो यहाँ पे जो मादक पदार्थ है, उसका अगर सेवन होगा, और अगर हमारे
एक्साइज के नेट में नहीं आएंगे तो हमारे एक्साइज के रेवेन्यू पे डेफिनेटली उसका असर पड़ेगा, परंतु उसकी कई सारे सामाजिक पहलू हैं जिनको देखना पड़ता है। और अभी आपने मद्य निषेध की बात की थी, तो हमारी ऑलरेडी एक नीति है जिसमें हम यदि कोई गांव या पंचायत टोटल प्रोहिबिशन अगर उसमें लागू हो जाता है सामाजिक तरीके से, तो हम लोग उसमें उनको प्रोत्साहन राशि भी देते हैं। और अभी हम लोगों ने 1 महीने पहले उस चिट्ठी को रीट्रेड भी सभी जिलों को किया है। और आई थिंक हम एक सीएम साहब का प्रोग्राम है तो हमको निकलना होगा। लास्ट क्वेश्चन अगर किसी को है तो हाँ, 4 पंचायत को 4 पंचायतों को अभी तक मिला हुआ है। आई थिंक एक तो रांची में ही हो जो कराम ना क्या एक है और मांझी में आरा के राम, हाँ उसमें एक वो भी है। 4 पंचायतों को अभी तक मिला है। अंत में क्या समराइज कर दें या कि हो गया? ठीक है, तो वी आर वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द स्टेट, और राज्य हित, जनहित एवं राजस्व हित में हम लोगों ने इस नीति को लागू किया, जिसका एक बेहतरीन परिणाम भी रेवेन्यू कलेक्शन के रूप में अभी देखने को मिला है। और आने वाले दिनों में जब ये सिस्टम और स्टेबलाइज कर जाएगा तो हम लोग इसमें और भी बेहतर रेवेन्यू कलेक्शन देखेंगे। हम लोगों ने एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट और सिस्टमेटिक तरीके से एक नया सिस्टम को लागू किया है, जिसमें किसी व्यक्ति विशेष की, संस्था विशेष की कोई रोल नहीं है। एक ही उद्देश्य है, बिना जो हमारा सिस्टम है उसमें सुधार करते हुए रेवेन्यू में बढ़ोतरी। थैंक यू।